गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हम 8th क्लास की वर्कशीट 8वीं वर्कशीट करने जा रहे हैं। टॉपिक है व्यापार से साम्राज्य तक, सर्वोच्चता का दावा और विलय नीति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जो है लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये वीडियो आसानी से मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्चता का दावा। जो अंग्रेज थे उन्होंने एक माइंडसेट बनाया हुआ था और लोगों को ये बताने की, लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की हुई थी कि वो सर्वोच्च है, वो अच्छे हैं, और जो भारत के लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो विकसित नहीं है, पिछड़े हुए हैं। तो बार बार वो हमको ये जताने की कोशिश करते थे कि हमारे ऊपर अधिकार करना उनका अधिकार है, मतलब कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। विलय नीति का मतलब था कि अंग्रेज क्या करते थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्सों पे कब्जा किया हुआ था, लेकिन अब वो ऐसे क्षेत्र भी चाहते थे जिन पर कोई और राजा शासन कर रहा हो। तो उन्होंने विलय नीति के तहत 3 रूल बनाए। एक रूल ये था कि अगर कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगी। दूसरा था कि अगर कोई राजा अयोग्य घोषित हो जाता है कि वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी संपत्ति अंग्रेजों के पास आ जाएगी। तीसरा, अगर किसी का दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ हो पुत्र, अगर कोई ऐसा है राजा तो उसकी भी संपत्ति अंग्रेजों के पास जाएगी। मतलब कि ये नए नए तरीके ढूंढे थे अंग्रेजों ने भारत के राजाओं की संपत्ति को हड़पने के लिए, जिसमें हम देखते हैं रानी झांसी जो है सामने आती हैं सन 1857 की क्रांति के दौरान। तो चलिए पढ़ते हैं सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। हमने इससे पहले की जो वर्कशीट थी उसमें देखा कि वो युद्ध कर रहे हैं, बक्सर का युद्ध हो रहा है, प्लासी का युद्ध हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, मराठाओं को उन लोगों ने बहुत बुरी तरह दबाया, सहायक संधि उन्होंने जो है स्थापित करी लोगों के ऊपर। तो इससे हमें पता चलता है कि उनकी अब नीति आक्रामक हो गई है, वो चाहते हैं यहाँ पे कब्जा करना। ठीक। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू करी। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसीलिए वह भारतीय राज्यों से भी ऊपर है। मतलब कि उसका कहना था कि भारत में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इस टाइम कौन है? अंग्रेज। ठीक। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा करने की धमकी देने को अपना अधिकार मानती थी। मतलब उनका मानना था कि हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि हम सभ्य हैं और आप लोग पिछड़े हो। ये उन्होंने एक क्रिएट किया था। यह सोच बाद में भी हमें अंग्रेजों की नीतियों में नजर आती है। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। जैसे कि हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में कित्तूर, जो कि अभी कर्नाटक है आपका, वहां पर एक छोटे से राज्य को अपने कब्जे में इन लोगों ने लेने का प्रयास किया। तो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1824 में और 1829 में उन्हें जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन रानी चेन्नम्मा जो है उनको झांसी की रानी की तरह ही याद किया जाता है। रानी चेन्नम्मा के बाद संगोली यानी कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। अब आगे देखते हैं कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी आंदोलन जारी रहा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। ये उनका विरोध करने का तरीका था कि उन्होंने ब्रिटिश जहां रह रहे थे उस जगह पर जाके हमला करा और उनको उनके रहने की जगह और उनके डॉक्यूमेंट्स को खराब कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज पकड़ के ले गए और 1830 में फांसी पर लटका दिया। मतलब कि अंजाम जो भी रहा, लेकिन प्रतिरोध दोनों साइड से बहुत अच्छा तगड़ा किया गया। प्रतिरोध के ऐसे भी और भी कई उदाहरण हैं। ठीक है, आप इसमें कई सारे बता सकते हो। जो नाना साहेब हैं, जो अवध के राजा नवाब वाजिद अली शाह की वाइफ है, हरजत हरजत महल बेगम जो है, उन्होंने भी इस तरीके का विरोध किया था क्योंकि अवध के राजा को अयोग्य मान करके उनकी संपत्ति छीनी जा रही थी। तो ऐसे ही जो है हर तरीके से अंग्रेज कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे और जिस राजा के ऊपर प्रॉब्लम आती थी वो ज़रूर अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ मरता था। मोस्टली तो यही हुआ कि उनको लड़ाई करके जो है मार दिया गया या उनको कैद कर लिया गया, पर उन्होंने विरोध ज़रूर अपना दिखाया। 1830 के दशक में हम देखते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूस से डर रही है, रूस के प्रभाव से डर रही है, क्योंकि कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में ना ले ले। कहीं रूस भारत पे भी अपना आधिपत्य ना कर ले या उसके नियंत्रण में ना चले जाए। अगर रूस का हो जाता कब्जा तो ब्रिटेन को वहां से हटना पड़ जाता या ब्रिटेन की जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती।
इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उत्तर पश्चिम का मतलब है उत्तर और पश्चिम के बीच का एरिया, ठीक है। उत्तर ऊपर होता है, नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। यहाँ आपका जो ये जो एरिया ना ऊपर, ये उत्तर है, ये आपका पूर्व है, ठीक है, ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, और ये वाला आपका पश्चिम है। तो अगर हम उत्तर पश्चिम बोल रहे हैं तो इधर का एरिया, ठीक है। उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान पर, 1843 में सिंध पर और 1849 में पंजाब पर भी शासन स्थापित कर लिया। तो ये उन राज्यों को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आती है विलय नीति। मैंने आपको अभी पहले बताया कि विलय नीति क्या है, उसी को बताते हैं। अधिग्रहण मतलब अधिक ग्रहण, यानी ज्यादा कब्जा कर लेना। उसकी आखिरी लहर हमें 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। अगर आपसे पूछा जाए विलय की नीति किसकी थी, तो लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। उनके शासन में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे कि विलय नीति कहा जाता है। विलय नीति, हड़प नीति, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। इसके जरिए इन्होंने हर राज्य को हड़पने की कोशिश की थी। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी भी शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होगा, तो उसकी रियासत किसके पास चली जाएगी, कंपनी के पास। इसी के तहत उन्होंने सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों ने अपने हाथों में उस राज्यों को ले लिया था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पुरुष वारिस नहीं रह गया था। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। कहा जाता है जो अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह था, उनको ये कहा गया कि ये अयोग्य शासक है, जबकि जब उन्हें पोस्ट से हटाया गया, अंग्रेजों ने जब उन्हें हटाया, तो उनकी जनता जो है उनके पीछे रोते रोते जा रही थी, ऐसा कहा जाता है। मतलब कि वो बहुत ही फेमस थे, बहुत अच्छे मतलब वहाँ के शासक रहे होंगे, परंतु कंपनी ने, क्योंकि उन्हें वो अवध चाहिए ही चाहिए था, इसीलिए अवध के जो नवाब थे उनको अयोग्य घोषित करके अपने नियंत्रण में अवध को ले लिया। ठीक, इस बार अंग्रेजों ने नया तर्क दिया। उन्होंने क्या बोला कि ये नवाब जो वाजिद अली शाह हैं, उनका कुशासन है। कुशासन का मतलब है कि वो अच्छा शासन नहीं करते, और अंग्रेज जो है वो कर्तव्य से बंधे हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना कर्तव्य समझा हुआ था कि हम तो भाई भगवान ने भेजा है हमें अंग्रेजों के ऊपर, ये भारत के लोगों के ऊपर जो है अधिकार करने के लिए और उनके ऊपर शासन करने के लिए। हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तुम्हें अच्छा शासक दे करके। इसीलिए उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को अयोग्य घोषित करके खुद के हाथ में अवध को लेने के लिए खुद को मजबूर कर लिया। अंग्रेज देखो कितनी स्ट्रेटेजी खेल रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम तुम्हारे लिए ये सब कर रहे हैं, मतलब भारत के राज्य के लोगों को ही परेशान कर रहे हैं, भारत के भले के लिए, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो अवध पे कब्जा करने का मजबूर हैं। उन्होंने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया, उसे देख करके लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, बिरजिस कद्र नाम था उनका। उनको जो है हजरत उनकी मतलब वाइफ जो थी नवाब की, वो चाहती थी कि उनका बेटा बिरजिस कद्र जो है शासन संभाले, लेकिन क्योंकि अयोग्य कह के हटाया गया था, इसलिए बिरजिस कद्र को भी शासन में कोई भी भाग नहीं दिया गया। चलिए हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आंसर है। सर्वोच्चता की नीति क्या थी? सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में की गई? लॉर्ड हेस्टिंग के नेतृत्व में की गई थी, और ये दिखाया गया था कि अंग्रेजों के ऊपर उनकी सत्ता, ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता सर्वोच्च है, वो भारतीयों से ऊपर है। ठीक, विलय नीति का सिद्धांत क्या था, वह अनैतिक क्यों था? विलय नीति का सिद्धांत था कोई शासक की मृत्यु हो जाती है, उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है, तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी और अंग्रेज शासन के अधीन उनका भूभाग जो है रख दिया जाएगा कि भैया अंग्रेजों का शासन है इस पे। और अगर कोई शासक अयोग्य होगा तो भी उसकी संपत्ति अंग्रेजों के पास चली जाएगी। ये अनैतिक था। अनैतिक का मतलब होता है सही नहीं था, क्योंकि इसके द्वारा भारतीय राज्यों को हड़पने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि गोद लिए पुत्र को भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं समझा गया था। जब झांसी की रानी मैदान में कूदी थी तो अपने दत्तक पुत्र के साथ कूदी थी। आपने कभी भी अगर उनकी फोटो देखी हो कहीं बनी हुई, तो वो घोड़े के ऊपर है और उनके पीठ से एक छोटे से बच्चे को बांध के दिखाते हैं। वो दत्तक पुत्र था, गोद लिया हुआ पुत्र था, लेकिन अंग्रेजों ने उनको वैलिड नहीं माना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के प्रभाव से ईस्ट इंडिया कंपनी डरी क्यों हुई थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत की ओर रूस का प्रभाव अगर फैल गया तो वो भारत के ऊपर उसका प्रभाव होगा, तो ब्रिटिश इंडिया के ऊपर
जो अंग्रेजों ने कब्जा किया हुआ है वो कंट्रोल ढीला हो जाएगा और कहीं ना कहीं भारत जो है रूस के प्रभाव में आ जाएगा। क्वेश्चन है, अगर आप कित्तूर के नागरिक हैं होते तो क्या करते, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्या कर लेते? ऑब्वियस सी बात है, हम कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की तरह अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में सहयोग करते, क्योंकि हम सच्चे भारतीय हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो समय समय पर मिलते रहे। धन्यवाद।